कल केजरीवाल ने सीएए के मामले में ना सिर्फ सिखों समेत सभी सामाजिक घटकों को जो कि भारत में आ सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बलात्कारी, हिंसक, झुग्गी झोपड़ी बनाकर गंदगी फैलाने वाले और तमाम ना जाने क्या क्या बातें बोली। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आदमी सीएए की वास्तविक कानूनी पहलू को देखे, हमारी सामाजिक समस्याओं को देखे जो हम 1947 से भोग रहे हैं, और पूरी सतत निरंतर चलने वाली इन समस्याओं के निराकरण के बारे में सोचे और इंसानियत के नाते इस पर बात करता तो बात में समझ आती। लेकिन केजरीवाल के सामने सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए थे, उसे तुष्टीकरण करना था, इसलिए वो सीएए के विरोध में उतर आया। आम आदमी पार्टी का स्वरूप है क्या? ये कौन लोग हैं? ये नेता कौन हैं? इनकी प्रकृति क्या है? इन्हें समझने के लिए अगर आप देखें तो ये हम उस कालखंड में रह रहे हैं जहाँ वामपंथी बिल्कुल हाशिए में आ गए, कम्युनिस्टों का कोई स्थान नहीं है, और धीरे धीरे केरल एकमात्र उनके पास राज्य है, वो भी आज नहीं तो कल उनके हाथ से खिसक जाएगा। ऐसे में ऐसे सामाजिक वामपंथियों के घटक जो भटके हुए हैं, इधर उधर हैं, कहीं से भी उन्हें कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, और वो पुराना इकोसिस्टम जिसके ऊपर आधारित कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने एक सिस्टम बनाकर एक प्रचार तंत्र स्थापित किया और उस पर राज किया, आज वह भी टूटने लगा है। ये सारे निराश घटक, ये सारे निराश तत्व एक जगह इकट्ठा होना चाह रहे थे। अचानक उन्हें केजरीवाल जैसा आदमी, जिसे फोर्ड फाउंडेशन का साथ मिला हुआ था, पर्याप्त धनराशि वो एकत्र कर सकता था, और उसके पास एक सेंट्रल थीम थी कि आइए हम सब जो पिट चुके हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं मिलजुल के अपनी दोबारा स्थिति को वापस हासिल करते हैं और राजनीतिक रूप से हम शक्तिशाली होते हैं। और उसने कभी भी घोषित रूप से अपने को वामपंथी नहीं बताया, उसने अपने को नक्सली नहीं बताया, लेकिन उसके अंतर्मन से अगर आप पूछेंगे तो ये वही एलिमेंट है जिन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा खून बहाया है। ये सबसे ज़्यादा हिंसक लोग हैं और निश्चित तौर पे बाहर की ताकतों से सीधे सीधे हाथ मिलाने वाले लोग हैं। लेकिन इन्होंने काम और भी किया। ये सिर्फ वामपंथी तक सीमित नहीं रहे, अन्य भी ऐसे जो राजनीतिक ताकतें हैं जैसे खालिस्तानी, जिहादी, इन सब लोगों को उसने संपर्क साधा, उनसे अपने प्रकार से उनको शामिल किया और अच्छे अपने प्रकार से मॉनिटर भी किया। वो एक स्मार्ट किस्म का नया राजनीतिज्ञ है जो कि धूर्त भी है और उसके लक्ष्य बड़े ही खतरनाक है देश के लिए। इसलिए इस पूरे आम आदमी पार्टी के सिस्टम को हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत के लिए एक बिल्कुल खतरनाक मामला है, और इसी वजह से जब वो सीएए की बात करता है तो उसकी राजनीति को हमें समझना होगा। 1947 में बड़ी ही भयावह स्थिति थी। इनके तमाम किस्म के जो एग्रीमेंट्स, माउंटबेटन, ब्रिटिश हुकूमत, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू साहब, एडवीना माउंटबेटन जो वाइसराय माउंटबेटन की पत्नी है, इन तब की सहभागिता से अगर भारत का विभाजन हुआ है तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ आती है, उसमें सीधे सीधे तौर पे कोई सिख भूमिका रही हो और भारत का विभाजन हो गया हो तो कतई नहीं। गुरु नानक देव जी के बाद से ही एक स्वतंत्रता का वैचारिक युद्ध गुरु के सिखों ने लड़ा है, और ये कम बड़ी बात नहीं है कि विभाजन के उस आपदा वाले कालखंड में हमने विभाजन की बात कभी नहीं की, लेकिन विभाजन के दंश को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भोगा है, और सही बात कहें तो आज भी भोग रहे हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान कोई विदेशी नहीं था। एक कालखंड ऐसा भी था 1100 से लेके 1200 वर्ष के बीच में, जब हिंदूशाही राजाओं का राज हुआ करता था। एक ऐसा भी कालखंड है जब बौद्धों का राज जो है अफ़गानिस्तान में हुआ करता था। तो सीधे सीधे तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि यह है भारत का भाग ही था।
तो आप ये बात माने कि अगर वो विभाजित हुआ है तो वो सिखों के कारण नहीं हुआ है, और जो भी कंडीशन वहाँ पर आई है वो सब उसके बाद के कालखंड में आई है। और एक समय ऐसा आया है जब सिखों ने पश्चिम से आए आक्रांताओं का सीधे सीधे प्रत्यक्ष मुकाबला किया, निरंतर लड़ते रहे, और ऐसा भी हुआ कि उन्हीं क्षेत्रों में वो रहे भी। और जब विभाजन का वो काल आया, जब पाकिस्तान बन गया, तो उस समय बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान के दूरस्थ इलाकों में, क्योंकि मैं ईरान में पैदा होता हूँ, मुझे उस इलाके में घूमने का अवसर भी प्राप्त हुआ, तो मैं एक एक इलाके से जानता हूँ कि इस्लाम किला में कितने लोग रहते हैं, कत्ते परवान में कितने लोग रहते हैं, काबुल में कितने लोग रहते हैं, कंधार में कितने लोग रहते हैं, जलालाबाद में कितने लोग रहते हैं, और किन कंडीशन में रहते हैं, कितने गुरुद्वारे हैं वहाँ पर। इन कंडीशन में उन्हें वहाँ रहना पड़ा। अगर वो अफ़गानिस्तान बना है तो सिखों की स्वेच्छा से नहीं बना, लेकिन वहाँ के जो दर्द है, वहाँ का जो अत्याचार है, भोगा किसने? सिखों ने भोगा। भाई गुरदास जी के प्रचार तंत्र, उनकी मंजी जो कि गुरु अर्जन देव जी पंचम गुरु साहब ने स्थापित की थी, उस प्रचार के तहत जो सिख उस क्षेत्र में सक्रिय हुए, उन्हीं के आगे जो पीढ़ियां हैं वो वहाँ पर रह रही हैं। वहाँ भाई गुरदास जी का गुरुद्वारा भी है। ऐसी कंडीशन में अगर वो उनको आप कहेंगे कि ये विदेशी, ये अफ़गानी है, ये पाकिस्तानी है, ये किसी हिसाब से ठीक नहीं होगा, ये बेचारे की युद्ध है। और सीधे सीधे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप ही देख लीजिए तो पूरा भारत नज़र आता है उसमें। तो उसको मानने वाले का अधिकार पूरे भारत पर सदैव रहेगा। अगर उनको पीड़ा हुई है और आज सीएए आता है और उन्हें नागरिकता मिलती है, उनके परिवार से सुरक्षित होते हैं, तो सिर्फ एक घटिया व्यक्ति, केजरीवाल जैसा घटिया व्यक्ति ही कह सकता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में वहाँ के एक एमएलए थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, सरदार अवतार सिंह खालसा जी। जलालाबाद में उनके साथी जो 18 थे संख्या में, उन्हें बम से उड़ा दिया गया। कई बार शोर बाज़ार के गुरुद्वारे में, अन्य इलाकों में बम धमाके हुए, हज़ारों लोग मारे गए हैं। इतने बहुत मुश्किल हालातों में सिख रह रहे थे, लेकिन केजरीवाल को वोट चाहिए। उनकी स्थितियां उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हमें मनाही हो, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि हम उनको अपने भारत से जोड़ कर ना देख सकें, सिख समाज के साथ जोड़ के ना देख सकें, गुरुओं के साथ जोड़ के ना देख सकें। ऐसा डिक्टेट करने का वो घटिया प्रयास करता है। 1947 में जब सिख भारत में आए तो वो शरणार्थी भले ही टैग लेकर आए हों, लेकिन अगले दिनों से अपने पांव पे खड़े होने की मंशा से, बल्कि सभी पंजाबियों ने अपने पैर पे खड़े होने की मंशा से काम करना शुरू किया, और अगले दिन से भारत की जीडीपी में हमारा योगदान था। तुम्हारे करदाताओं के जेब से हमने जीवन नहीं जिया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ये अजीब सा एक चरमपंथियों का गिरोह है जो सीधा सीधा अपने आप को वाइट कॉलर घोषित करता है, ऐसा प्रोजेक्ट करता है। ये एक तरफ एक्सट्रीम खालिस्तानियों के साथ, उन हिंसक लोगों के साथ सांठगांठ करता है और पिछला पंजाब के इलेक्शन में फंड हासिल करता है, किसान आंदोलन की संरचना करता है जो पहली बार हुआ था, ये शाहीन बाग की संरचना करता है उसी फंड के साथ, सेम टीम। और वहीं वह जिहादियों के साथ हाथ में लाता है, वहीं वे सीएए का विरोध करता है। ये सारे एक्सट्रीम किस्म के जो नौटंकीबाज केजरीवाल के काम है, एक ही बार में वो करता है। और यही नहीं, हाल में उसने एक और एक्सट्रीम स्टेप उठाया, और ये सभी भारत के लोगों को, विशेषकर सिखों को समझना चाहिए। इस आदमी ने
जो गठबंधन बनाया है वो कांग्रेस के साथ बनाया है। तो कांग्रेस कौन? 1984 के सिख नरसंहार के कातिलों के साथ गठबंधन बनाया है। यह विषय सभी को समझना चाहिए। 1984 के सिख नरसंहार के सज्जन कुमार कातिल को जब उम्र कैद हुई तो उसके चेले महाबल मिश्रा को ये साहब ना सिर्फ अपनी पार्टी में लाते हैं बल्कि उसको टिकट देते हैं एमपी का। ऐसी कंडीशन वाला आदमी निश्चित तौर पे उसने पहले ही कैलकुलेट किया है कि सिखों के वोट पर मुझको राजनीति नहीं करनी है दिल्ली के अंदर, सीधे सीधे तौर पर। इसलिए उसने 84 के दंगाइयों के साथ समझौता किया, टिकट दिया, और आज वो उसको दिल्ली में सिख वोटों की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए वो सीए की बात करता है। उसे ओखला की वोट चाहिए, उसे जामा मिलिया के वोट चाहिए, वो तमाम जिहादियों के वोट चाहिए, उन्हें सिख वोट नहीं चाहिए, उसे पंजाबियों के वोट नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल सतर्क होके उसने सीए का विरोध किया है। उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल शार्प रहती है। वह नक्सलियों का, चरमपंथी वामपंथियों का एक वाइट कॉलर चेहरा है। पंजाब में जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ और कहीं ना कहीं अकाली दल की पकड़ ढीली पड़ी, यहाँ तक कि बाकियों की भी पकड़ ढीली पड़ी, तो उसका लाभ उठाकर खालिस्तानी फंड की मदद से ये जनाब पंजाब पर काबिज तो हो गए। लेकिन इनको ये मालूम था कि ये जो वर्तमान के जो खालिस्तानी हैं किसी भी हिसाब से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान के आईएसआई के नैरेटिव में काम करने वाले लोग हैं जो भाड़े पे काम करते हैं। तो इन्हें मालूम था कि कहीं ना कहीं इनके साथ काम करने से सत्ता तो हासिल होगी, लेकिन इसके मज़े भी बहुत हैं। पूरे पंजाब के अंदर जो ड्रग का काम होता है वह ड्रग का काम सीधे सीधे नार्को टेररिज्म का ही मामला नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का मामला भी है। आईएसआई का फंड जो है जो इसी से संचालित होता है, और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये जो ड्रग का मामला है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अचानक आप ये महसूस करेंगे कि ये इतने ड्रग का इशू बनाकर ये सत्ता पे तो काबिज हो गया, लेकिन ये जितने भी ड्रग के सप्लायर हैं, जितने भी माफिया है, गया तो कोई भी नहीं, पकड़ा तो कोई भी नहीं गया। और धड़ल्ले से वहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रही है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि एक हिस्सा सत्ता में बैठे लोग अगर प्राप्त करेंगे और उनको हाथ अगर उन्होंने मिलाए होंगे आईएसआई या चरमपंथी खालिस्तानियों के साथ, जिनके लक्ष्य जो है पृथकतावादी हैं और उनको उसके लिए फ़ंड चाहिए, और फंड का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ड्रग है, तो उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे बल्कि सहयोग करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो वहाँ पर काबिज हो गए, उन्हें एक बात निश्चित समझ में आ गई, आज नहीं तो कल ये जो सिख तबका है जो कि धर्म के समीप रहता है, अपने गुरुओं के विचारों के समीप रहता है, ये हमारे पक्ष में सदैव स्थायी रूप से आने वाला नहीं है। इसलिए इनके पास जो एक मार्ग है वो ये है कि धन बल के साथ या उन वामपंथी घटकों के साथ जो बहुत बहुतायत में पंजाब के अंदर भी हैं। आपको ध्यान होगा कि हरकृष्ण सिंह सुरजीत जो हैं वो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी तक की बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं। तमाम और नक्सली एलिमेंट्स मार खाकर हाशिए पर पड़े रहे हैं, जिसका ये उपयोग कर रहा है। ये जितने भी जोगिंदर सिंह उग्रहान जैसे किसान जो हैं यूनियन बाज, ये दिल्ली में आकर मार्क्स और लेनिन का साहित्य बेचते हैं। ये भीमा कोरेगांव के गिरफ्तार नक्सलियों के पक्ष में बोलते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि इनका आपस में अंतर संबंध नहीं है। तो जो लक्ष्य है इन लोगों का बहुत ही खतरनाक है। तो सिखों को समझना चाहिए कि आपका मार्ग जो है गुरु ग्रंथ साहब है, आपके 10 गुरु हैं,
मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब वाणी के रूप में आपका मार्गदर्शन करता है, आप उस पर भरोसा करें। ये वामपंथी, ये साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग, इन लोगों से दूर रहें। इनके पक्ष में रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। अपना रास्ता खुद कीजिए। सभी भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि यह झूठ की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। CAA अगर आया है तो कुछ चंद लोगों को भारत में लाने का एक मार्ग है, जो कि पीड़ित हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में। इसलिए ये जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है छुपे हुए नक्सलियों और वामपंथी तत्वों का, उनके पूरे इकोसिस्टम का, तो उसका विरोध करना चाहिए और केजरीवाल को बेनकाब करना चाहिए और हर हालत में पुरजोर विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।